हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, पॉलिनोमियल की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाकर वो रीड। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, वो तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है सैम्पल क्वेश्चन 1। एक बार रीड कीजिए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हैज़ और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो इसको देखकर आपको बताना है। कैसे बताओ भाई? देखकर थोड़ी ना बताना है, मतलब एमसीक्यू है तब तो आप देखकर भी बता सकते हो, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आर डी शर्मा या अदर बुक्स सॉल्व करने से पहले आपको एनसीईआरटी के सारे बेसिक्स और क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो देखिए, A1 ओवर A2 मतलब 5/3, B1 ओवर B2, B1 की वैल्यू है -5 एंड इसकी वैल्यू है -9। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो, सिंस आप खुद देखकर ही बता सकते हैं कि A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2। भाई A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2, क्योंकि ये 5/3 और ये 5/9। तो C1 ओवर C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के इक्वल नहीं आता है। तो इस केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन। ए ही ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन होगा, सी कैसे होगा? तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें गलत दे रखा भाई। 15 मैंने गलत दे दिया क्या? 15/9 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। हाँ? कोई बात नहीं, शुरू कर लेते हैं। A1 ओवर A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओवर B1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू ये है और A2 की वैल्यू ये है। अब देखते हैं B1 ओवर B2। B1 की वैल्यू है -15, C1 की वैल्यू है -19। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्दर ये 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। आइए बात करते हैं इनकी। C1 ओवर C2। C1 की वैल्यू कितनी है? 18 ओवर ये कितना है? 24/5। आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, तो 18 × 5 डिवाइडेड बाय 24। नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय किससे? 6 से डिविजिबल है। 6 3 एंड 6 4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 15/4। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल के केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। सॉरी इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन 2 क्या हो रहा है। 18 लिख रखा है मैंने। क्या इसका 1 यहाँ लगा दिया मैंने। मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा है। मैंने दोबारा ही करना पड़ेगा सब कुछ। नहीं, यहाँ पे 18 था, अब 8 हो गया। कट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। आज 15 क्या हुआ? A1 ओवर A2। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन गलत लिख दी थी मैंने, इसलिए करेक्शन कर दिया है। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 5। A2 की वैल्यू कितनी है? 3। B1 की वैल्यू ओवर B2, B1 ओवर B2, B1 की वैल्यू है -15 और B2 की वैल्यू है -9।
इसको कैंसिल आउट करो तो फर्दर ये 3 से डिविजिबल है, तो 5/3। अब देखते हैं C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है 8/24/5। आपको पता है ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 8 × 5 डिवाइडेड बाय 24। अब 8 3 सा कितना होता है 24, तो इसका मतलब 5/3। तो आप देख सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं, और उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन 2। आइए देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन 2, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर ये MCQs में नहीं होता तो ये सिंपल क्वेश्चन में भी आ सकता है। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is, देखिए ये 2 डिजिट वाला आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सपोज मैं लिख दूं 63, तो 2 डिजिट का क्या मतलब है 60 + 3, और ये वाली वैल्यू कैसी आई होगी 60 × 10 + 3 × 1, है ना। तो ये क्योंकि ये 1s प्लेस पर, ये 10s प्लेस पर है, तो अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 10s डिजिट पर और ये हो जाएगा 1s प्लेस पर, ठीक है। और अगर इसका ऑर्डर मैं रिवर्स कर दूं तो yx आ जाएगा। इसका मतलब ये 10s डिजिट पर और ये 1s डिजिट पर। तो ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि जो 1s डिजिट पर था अब वो 10s डिजिट पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। आप मान लीजिए लेट 10s डिजिट या फिर डिजिट एट 10s प्लेस बी एक्स एंड 1s प्लेस बी वाई, मतलब कि कुछ ऐसा नंबर रहा होगा, ठीक है। अब वो कह रहे जब आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हो, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 दिया हुआ है, हाँ जी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली नंबर है क्या, 10x + y। इस नंबर में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहे ना इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर इस नंबर में, ये तो डिजिट्स है ना, नंबर तो एक्चुअली ये है, इसमें अगर आप 27 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, मतलब ये जो xy था अब वो yx हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो 10y + x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है। इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा 9x + 9x, इसको लेकर आओगे तो -x + y -10y + 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x, यहाँ पे कितना आ जाएगा -9y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 = 0। अब देखिए इधर इसको यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 9 कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा क्या x - y + 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, ये y क्या है नेगेटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। या फिर इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेकर आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, अब इनको क्या कर लीजिए आप ऐड, एलिमिनेशन मेथड, ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, y से y क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 = 0। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, आंसर कितना आ गया 3, मतलब 10s डिजिट पर क्या है 3। तो देखो आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 10s डिजिट पर 3 कहाँ पर है d पर, इसका मतलब d इज द करेक्ट ऑप्शन, आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1, प्लीज नोट इट।
आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। रीड कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। ऑब्वियसली एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस ये दोनों दी हुई हैं एंड रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस विच आर, मतलब जब आप इनको ग्राफिकली प्लॉट करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इनमें से किस टाइप की आपको ये लाइंस मिलेंगी। तो इन चीज़ों को भाई ग्राफ पे पुट करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली निकाल लो ना। a1 ओवर a2, भाई a1 ओवर a2 मतलब के 3/1, फिर b1 ओवर b2, b1 की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू -1, कैंसिल आउट, आंसर अगेन 3/1, c1 ओवर c2 विच इज 10/3। तो देखो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ऐसा कब होता है, जब लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। भाई ऐसे कैसे बता सकते हैं, देखते हैं क्या करना है। वही सेम जो अभी पहले किया था, a1 ओवर a2, a1 ओवर a2, फिर क्या करना होगा, b1 ओवर b2, b1 ओवर b2, सॉल्व हो सकता है -1/3 ही आएगा। फिर c1 ओवर c2, भाई a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 आ गया। c1 ओवर c2, भाई सीधे देख सकते हो ये दोनों नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। देयरफॉर लाइंस फिर से क्या है बेटा, पैरेलल। ठीक है, लाइंस फिर से क्या है, मैंने ऑप्शन सही से लिखे हैं भाई, अरे मैंने ऑप्शंस पहले के लिखे रहने दिए, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस और ये क्या है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। बात एक ही है भाई, लाइंस पैरेलल हो जाए या नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 ना, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। भाई देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, या कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइंस पैरेलल होगी, जो कभी भी मीट ना करें वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम बेटा एक पॉइंट पर तो मीट करेंगी, तो या तो इंटरसेक्ट कर जाए या लाइंस ओवरलैप कर जाए, मतलब कोइंसिडेंट हो जाए। तो ऐसा 2 केसेस में होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल्स टू -7 हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। देखिए इस चीज़ को आप करेंगे कैसे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखें तो क्या मैं 0x + y इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। दूसरे केस में आप क्या ले सकते हो, 0x + y इक्वल्स टू -7। अब इसके लिए बॉक्स बना लीजिए, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर देखो y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू तो है ही, x की वैल्यू तो वैसे ही 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है और ये भी क्या है, एक पॉइंट है। ना 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 ऐसे नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, सही तो था। देखो इधर x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दो तब भी y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 5 पुट कर दो तब भी इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, y की वैल्यू -7। x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, y की वैल्यू -7। ग्राफ पे पुट करते हैं, ग्राफ पे पुट करके देखते हैं भाई, x y और y x। ठीक है,
ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये एक करके दिखा रहा हूँ, आगे से याद रखना जब ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, पहला देखिए 0,0, फिर 1,0 ये रहा, फिर 5,0, तो पहली लाइन तो जा रही है ऐसे। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या है 0,-7, ये रहा 0,-7, 0,-7 यहाँ गई 0,-7, और फिर नेक्स्ट क्या है आपका 1,-7, 1 x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू अगेन -1, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 1 पर, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। रीड कीजिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू a and y is equals to b graphically intersects line which are parallel, intersecting, coincident, intersecting। दो केस दिए b, a एंड a, b। देखिए इधर हमने जब ग्राफ के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी इस तरीके का है, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा, अगर x की वैल्यू दी हुई है तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सपोज यहाँ पे 3 होता तो ये लाइन यहाँ पर पैरेलल हो जाती है ऐसे। ठीक है, हमें पता है भाई x की वैल्यू है तो वो y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल, बट यहाँ पर a दिया हुआ। अब ये a कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हमें नहीं पता। सपोज यहाँ से कहीं जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने y दिया हुआ है, जो y है। ठीक है, सपोज अगर y इज इक्वल्स टू 4 देते तो हम इसको यहाँ से लेकर जाते हैं ऐसे, क्योंकि y जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें ऐसे तो दिया होता y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -7, तो एक लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी ऐसे जा रही थी। तो अगर आपको y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो अब हमें ये नहीं पता कि ये 4 होगा, ये क्या होगा। सपोज मुझे नहीं पता भाई क्या होगा, तो b मान लीजिए। अच्छा, ये दोनों तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो हमेशा a, x, y की फॉर्म में होंगे। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग होंगी। और कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी a, b पर। इसका मतलब D इज दी करेक्ट ऑप्शन। और ये बात अब आगे से याद भी रखना कि अगर आपको x एक्सिस, x की वैल्यू या y की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्टली कर लोगे। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करा दिया था। अदरवाइज आपको ये याद होना चाहिए कि y की अगर वैल्यू दी हुई है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x की वैल्यू दी हुई है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky equals to minus 16 represent coincident lines। तो देखिए इधर ये दोनों आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है कि कहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट, अच्छा ओवरलैप, मतलब x a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, ऐसा होगा। ठीक है, देखो इधर ये माइनस में, देखो ये c की वैल्यू या तो इस तरफ होनी चाहिए या उस तरफ। ठीक है, तो भाई जब आप इसको माइनस में इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने खुद बोल दिया है कि कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसका मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 होगा ही होगा। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -k, c1 की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 16। अब आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको भूल जाओ, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ले लीजिए। तो देखो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, यहाँ पर 1 ओवर k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो बिल्कुल 6 की ही तरह है, सिमिलर है। इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky इज इक्वल्स टू 2
and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then the value of k, आपको k की वैल्यू बतानी है। इधर देखो ये मज़ा नहीं आ रहा भाई, ये उस तरफ है और ये इस तरफ है, तो इसको भी इधर ले आओ, ठीक है, ये प्लस में था इधर आकर माइनस। अब उन्होंने खुद बोल दिया कि लाइन पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो a1 ओवर a2 विल बी इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ऐसा होगा। हमें नॉट इक्वल वाले से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें किससे लेना देना है, इक्वल वाले से। तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k और c1 की वैल्यू 5, ठीक है, इससे कोई लेना देना है नहीं, नॉट इक्वल वाले का तो केस ही नहीं लेना हमें। अच्छा, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 3 × 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा है आपका 15/4, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 will have infinite many solutions। भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, ठीक है भाई। a1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 2 एंड c3 की वैल्यू 3। कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, फर्स्ट 2 ले लो, देखो इससे ये कैंसिल आउट, c इज इक्वल टू 6/2, देखो ये डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई, इसको भूल जाओ, तो आंसर कितना आ गया 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y = 2। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप कब करेंगी, जब a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप सबके साथ निकाल के देख लेना, निकाल के देखो, वो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको मेंटली सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। ज़रा इस पर ध्यान दो, देखो -5/10 a1 ओवर a2, फिर तो देखो b1 ओवर b2, भाई माइनस बाहर आ जाता है, एंड c1 ओवर c2, c1 ओवर c2, देखो ये भी -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तो यहां पर सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, x और y की वैल्यूज यहां पे पुट करके देखना है और देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल किस में आ रहा है। अब देखो, अगर पुट करके देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको करना क्या है, मेंटली सॉल्व करना है। ज़रा ऑप्शन डी को देखिए, x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, x - 4y - 14 = 0, x की वैल्यू 2 -4 × y की वैल्यू कितनी है, -3। ये देखिए, इसको पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस प्लस का 12 - 14 = 0, तो ये भी 14 -14, आंसर कितना आ गया, 0। तो इसमें तो ये सेटिस्फाई है। इस वाले में देखिए 5x - y - 13 = 0, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है -3, तो देखो 5 2 = 10, 10 + 3 13, 13 - 13 कितना होता है, 0। इसका मतलब यही वो दोनों इक्वेशंस हैं जिसको ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ x = a एंड y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - y = 2 एंड x + y = 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए आपको करना क्या है भाई, x की वैल्यू a दे दी है एंड y की वैल्यू b दे दी है। यहाँ पर भी x की जगह पर a पुट कर दीजिए, y की जगह पर b, दोनों को ऐड कर लो तो a + a क्या हो जाएगा 2a, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई इधर जाकर 3,
तो 3 यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। भाई जो पहले लिखी हुई है वो x की वैल्यू है, तो इसका मतलब अब आपको दूसरी वैल्यू भी भाई कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे पुट कर दो, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, a की वैल्यू 3 पुट करोगे ना, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो b की वैल्यू 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, तो 3 and 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो, जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कीजिए। अरुणा हैज ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are। तो देखो इधर समझिए पहले आप, let ₹1 coin be, RE लिखा हुआ है वैसे वहाँ पर, coin be X and number of लिख लें, number of ₹1 coin, number of ₹2 coin be Y। भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास 50 रुपीज़ के नोट हैं और 2 नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 100। इसका मतलब जो भी आपके पास नोट है या कॉइन है, अगर उसको क्वांटिटी से मतलब नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो प्लस इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका टोटल है। समझ में आ गई बात या नहीं? ऐसा ही बेटा कुछ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई आपको कि 1 रुपए की कितनी कॉइन्स है x, y रुपीज़ की कितनी कॉइन्स है y, 2 रुपीज़ की कितनी कॉइन्स है y। अब उन्होंने खुद बोल दिया कि मेरे पास टोटल कितनी कॉइन्स हैं 50, तो भाई 1 रुपी कॉइन्स और 2 रुपीज़ की कॉइन को मिलाकर कितनी कॉइन्स है उसके पास 50 रुपीज़। ठीक है, और टोटल अमाउंट तो 1 रुपीज़ की कितनी कॉइन्स x, 2 रुपीज़ की कितनी कॉइन्स दिस, इनको मिलाकर कितना है 75। इज दैट क्लियर? 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस वाई, यहाँ पर आ गया माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 25। देखो y इज इक्वल टू 25 कहाँ पर आ रहा है भाई, और कहीं पर 25 है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या एक ही से काम चल सकता है? मैंने देखा y की वैल्यू 25, इसके अलावा कहीं और है ही नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन मेथड सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, तो जो फादर की एज है वो अपने सन के 6 टाइम्स है। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई, पहली इक्वेशन जो फादर की एज है वो अपने सन की एज के 6 टाइम्स है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे 4 years hence, मतलब आज से 4 साल के बाद, the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in years of the son and father are respectively. ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। वो क्या कह रहे हैं 4 years के बाद। एक बात बताओ, 4 साल के बाद क्या होगा भाई? मान लीजिए अभी आपकी एज है 15, तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी भाई 19। तो अभी इसके फादर की एज कितनी है x, तो 4 साल के बाद इसके फादर के जवान ही रहेंगे, 4 years बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका सन जो इसका बेटा है, क्या वो इतना कहते नहीं रहेगा? पापा की एज बढ़ती चली जाएगी, बच्चा छोटा का छोटा ही रहेगा? ऐसा भी नहीं होगा, तो दोनों की एज बढ़ेगी। और वो क्या कह रहे हैं, इसके फादर की एज इसके बेटे की एज के 4 टाइम्स हो जाएगी। तो भाई ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो। x + 4 इज इक्वल टू 4y + 4 4 = 16। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। 6y + 4 इज इक्वल टू 4y + 16। इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर। 6y - 4y इक्वल्स टू 16 - 4। इसको सॉल्व करोगे 2y, इसको सॉल्व करोगे आंसर 12। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, मतलब y की वैल्यू आ रही है 6। अच्छा बेटा, मैंने उल्टा कर लिया है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। इन्होंने जो सन की एज है उसको x लेट किया है और फादर की एज को y लेट किया है। ठीक है, तो मैंने
उल्टा कर दिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन बेटा एक्चुअली क्या है, देखो सीधी सी बात है, ये सन की एज होगी क्योंकि बच्चा छोटा होगा और फादर की एज ज़्यादा होगी, तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप क्या करना, सन की एज को एक्स लेट कर लेना और फादर की एज को वाई, हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एज कितनी आ रही है 6, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो। और अगर बेसिक्स नहीं पता, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आते, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल डिटेल में सारे के सारे एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेज मिल जाएगी। बाकी ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।